नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? करतारपुर गलियारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक वीजा मुक्त सीमा पार गमन क्रॉसिंग और गलियारा है। यह सीमा पार व्यापार और तीर्थ यात्रा दोनों को सक्षम बनाता है। यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है कौन से विकल्प सही हैं। केवल एक और दो, केवल तीन कि एक, दो और तीन। करतारपुर गलियारा के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यह है भारत और पाकिस्तान के बीच एक वीजा मुक्त सीमा पारगमन और गलियारा है, जो पाकिस्तान के नरोवाल जिले में दरबार साहिब गुरुद्वारे को पंजाब के गुरुदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह कॉरिडोर चिनाब नदी पर नहीं अपितु रावी नदी पर बनाया गया है, जो भारत पाकिस्तान सीमा से महज 4.7 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। मुख्य रूप से इसे 2019 में बनाया गया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के रूप में भी जाना जाता है और ये सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थानों में से एक है, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी के द्वारा 1520 से 1522 के अवधि में करतारपुर में ही अपने जीवन के अंतिम वर्षों को गुजारा गया था और यहीं पर उन्होंने सिख धर्म की नींव भी रखी थी। इसके महत्व को समझते हुए ही सीमा पार तीर्थ यात्रा को सक्षम बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था और इसमें व्यापार शामिल नहीं है। इसका मतलब हुआ दूसरा और तीसरा जो विकल्प है वह हमारा गलत है। केवल एक हमारा सही है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते करतारपुर गलियारे को 2020 में बंद कर दिया गया था। अब इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और इसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा नागरिकों को इस गुरुद्वारे में जाने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव हो और वो पूरी तरीके से टीकाकृत हो। आप इस चित्र में इस गलियारे को देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह आर्थिक विकास के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देता है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक साधन के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन गांवों को चिन्हांकित करने के लिए द टूरिज्म विलेज के नाम से एक वैश्विक पहल का संचालन करता है, जहां पर्यटन संस्कृतियों और परंपराओं को संरक्षित करता है, विविधता को बढ़ावा देता है, अवसर प्रदान करता है और जैव विविधता की सुरक्षा करता है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल तीन कि एक, दो और तीन। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसे हम UNWTO के रूप में जानते हैं, तो आपको ये समझना है कि यह है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में अवस्थित है। UNWTO के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को भी प्रोत्साहित करता है, ताकि पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और साथ ही साथ इसके सामाजिक आर्थिक योगदान को अधिकतम किया जा सके। इसके अलावा इसके द्वारा द टूरिज्म विलेज नाम की पहल को भी शुरू किया गया है, ताकि पर्यटन संस्कृतियों के माध्यम से परंपराओं को संरक्षित किया जा सके, विविधता को बढ़ावा दिया जा सके और जैव विविधता आदि की सुरक्षा की जा सके। इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, एक, दो और तीन। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है, जो अपनी महत्वपूर्ण इकत बुनाई और बनावट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है,
बेलारूस पोलैंड सीमा पर नवीनतम संकट का कारण क्या है? यूरोपीय संघ और बेलारूस के बीच व्यापार वार्ता पर विवाद, पोलैंड और बेलारूस के बीच क्षेत्रीय संघर्ष, बेलारूस द्वारा मध्य पूर्व और अफ्रीका के प्रवासियों को पोलैंड से होते हुए यूरोपीय संघ में प्रवेश करने में सक्षम करना, कि सीमा पार नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद। बेलारूस पोलैंड सीमा संकट के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि सीमा पर महिलाओं और बच्चों सहित प्रवासियों की अचानक वृद्धि हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके तहत प्रवासियों की संख्या यहां पर बढ़ती देखी गई है, जिनकी संख्या 2 से 4,000 होने का अनुमान है और वह ज्यादातर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया के साथ पश्चिम एशिया आदि देशों से आए हैं और उनके द्वारा यूरोपीय संघ के देशों में शरण लेने के उद्देश्य से पोलैंड जाने के कई प्रयास किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस के द्वारा इनके प्रयासों में उनकी सहायता की जा रही है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा रहा है। और इस रूप में हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो वो होगा सी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें पोलिश सीमा बलों के द्वारा ये कहा गया है कि किस प्रकार से बेलारूस के साथ सीमा पर प्रवासियों के द्वारा उन पर पत्थरों से हमला किया गया और उनके खिलाफ उन्होंने पानी की धारों आदि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप किस प्रकार न्यायालयों से उपचार की मांग कर सकते हैं? निकटतम अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल करके, पुलिस में शिकायत दर्ज करके और फिर अवमानना याचिका के साथ जिला न्यायालय का रुख करके, सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करके, कि सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दाखिल करके। इस प्रश्न के संदर्भ में आपको ये समझना है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं या हैं? शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तर की विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बताना है कौन कौन सी सीमाएं सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, कि 1, 2 और 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल के समय में शैवालों से जैव ईंधनों का उत्पादन किए जाने की विधि पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार से शैवाल से जैव ईंधन बनाने के लिए शोधकर्ताओं के द्वारा बायोटेक किस्मों को बढ़ावा दिया गया है, जो प्रकृति में शामिल होने पर विशेष रूप से खतरनाक हो सकती हैं, और यदि इन्हें खुले समुद्र के पानी में जलीय कृषि द्वारा उत्पादित किया जाता है तो इसके हानिकारक पारिस्थितिकी प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि इनका उत्पादन समुद्रों के साथ ही महाद्वीपों पर भी किया जा सकता है, और इस रूप में पहला जो विकल्प हमारा गलत है। हालांकि दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प हमारे सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी पर बात करेंगे, जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। जब हम बात करते हैं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसे सामान्य रूप से इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी IONS के रूप में जाना जाता है, तो यह है इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि अभी इसके प्रमुखों के सम्मेलन यानी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के प्रमुखों के सम्मेलन के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा पेरिस में की गई है, जिसमें भारतीय पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा
भाग लिया गया है। अब हम इससे संबंधित दो तथ्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रमुखों के सम्मेलन की। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हम बात करते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो इसे हिंदी में कहा जाता है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसको 2008 में भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हिंद महासागर के तटीय राज्यों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य रूप से यह मंच राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है और इस प्रकार से हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रभावी समुद्री सुरक्षा आर्किटेक्चर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसको 2008 के बाद से 2 सालों के अंतर पर आयोजित किया गया है, जिसमें 2010 में इसकी अध्यक्षता यूएई द्वारा की गई और उसके बाद क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ईरान, फ्रांस और थाईलैंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जानी है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि IONS संगोष्ठी के 7वें संस्करण को आयोजित किया गया था ला रियूनियन द्वीप में और इसी में यह तय किया गया था कि इसके प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा पेरिस में। मुख्य रूप से प्रमुखों के सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रों की नौसेनाओं के प्रमुखों के द्वारा भाग लिया जाता है और विविध प्रकार की बातचीत का आयोजन किया जाता है। यदि हम इसके सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो इसमें 24 राष्ट्र शामिल हैं और 8 पर्यवेक्षक देशों को शामिल किया गया है। इनको भौगोलिक रूप से आप 4 उपक्षेत्रों में बांटकर देख सकते हैं, जिसमें दक्षिण एशियाई समुद्र तट के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से शामिल है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशियाई समुद्र तट के सदस्य देशों में ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई की सदस्यता देखी जा सकती है। इसी प्रकार से पूर्वी अफ्रीकी तट पर केनिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आप ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि की गणना कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके पर्यवेक्षक देशों में चीन, जर्मनी, इटली, जापान, मेडागास्कर आदि शामिल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण संगठन बना देता है। बायजूस आईएएस के आज के क्विज में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।